एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, इससे पहले अपन ने पार्टनरशिप के चैप्टर्स कंप्लीट करे थे और आज अपन स्टार्ट करें इस लेक्चर के अंदर रेशियो एनालिसिस। समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो और उसको एनालिसिस कैसे करते हैं और उसमें कौन कौन से अपने को फॉर्मुलेस पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ रेशियो क्या कह रहा है। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि जो अर्थमेटिकल होता है ना, अर्थमेटिकल रेशियोज जो होते हैं उन्हें डिफाइन करता है। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो क्या कह रहा है यहाँ पे, अ रेशियो इज डिफाइंड एज द इंडिकेट क्वांटिटी ऑफ द टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यानी कि दो मैथमेटिकल, दो चीज के बीच में ये रेशियो कैलकुलेट करता है। टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर थिंग्स। यानी कि अपन को जो भी रेशियो कैलकुलेट करने थे वो दो चीज के बीच में कैलकुलेट करने होते हैं। ठीक है, टू और मोर्स। इसने यहां पे आगे बोला है देयर रेशियो मींस द फाइनेंशियल रेशियो भी कहते हैं इसको और इसको अकाउंटिंग रेशियो भी कहते हैं। लिखा हुआ है विच इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसका अगर मेन कोई पूछेगा ना कि अपन जो डिफाइन कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो को वो किस लिए कर रहे हैं, तो यहां पे लिखा हुआ विच इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिलेशनशिप बिटवीन टू और बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स, दो अकाउंटिंग फिगर्स के बीच में। ठीक है, क्या निकालते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी रिलेशन निकालते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, ये रेशियो। अगर इसको नॉर्मल कोई बात करे तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्लियर है, रेशियोज होते हैं। अब रेशियोज के कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं और कुछ लिमिटेशंस दी हुई हैं, पहले इसको समझते हैं। तो यहां पे इन्होंने लिखा है हेल्पफुल इन द फाइनेंशियल एनालिसिस। अपन ने बैलेंस शीट पढ़ी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा, अपने को पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपन ने बताई थी क्या क्या चीजें आती हैं, जिसमें अपने को पता था एक तो आता है अपना पी एंड एल, एक अपना आता है बैलेंस शीट, एक आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक होता है ट्रेड एनालिसिस। ये सारी की सारी चीज में हेल्प करता है कौन, रेशियो एनालिसिस। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे अपन ने चीजें पढ़ी थी ना कि करंट रेशियो यानी करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, वो सब इसके अंदर अपन पढ़ेंगे इस रेशियो के अंदर। क्लियर, तो ये हेल्पफुल है फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए। ठीक है, उसके लिखा हुआ है सिंप्लीफाई करता है फिगर्स को। उसके लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब जो लिक्विड में कन्वर्ट, समझ जैसे करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, ठीक है, ये लिक्विडिटी के अंदर आते हैं। तो ये नॉलेज देता है लिक्विडिटी की। नॉलेज ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म का मतलब समझना, जैसे अपन ने बैलेंस शीट जब कराई थी तो समझाया था शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जैसे डिवेंचर्स, जैसे बैंक लोन, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती हैं। इसके अंदर अपन लोग पढ़ेंगे वर्ड आएगा डेट इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो। जब पढ़ाएंगे तो वहीं पे डिफाइन करेंगे डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, तो ये अपने को लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के बारे में भी नॉलेज देता है। नॉलेज ऑफ एक्टिविटी, नॉलेज ऑफ एक्टिविटी के मतलब बताता है जैसे टर्नओवर बेस्ड चीजें होती हैं बिजनेस के अंदर, जैसे स्टॉक टर्नओवर होता है, ऐसे ये बताता है डेटर टर्नओवर के बारे में, ऐसे ही बताता है क्रेडिटर टर्नओवर के बारे में। जब हम टर्नओवर बेस्ड रेशियो कराएंगे तब वहां पे समझाएंगे, लेकिन ये नॉलेज दे रहा है। अभी अपन को सिर्फ ऑब्जेक्ट्स में इतना पढ़ना है, ये किस किस के बारे में अपन को नॉलेज देता है। नॉलेज ऑफ एक्टिविटी, देखो नॉलेज ऑफ लिक्विडिटी अभी बताया, करंट रेशियो, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी से रिलेटेड बताता है। नॉलेज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स वगैरह यानी उसमें बताते हैं डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी क्या होता है वो अपन जब ये रेशियो लेंगे तब समझाएंगे। ये नॉलेज ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी यानी बिजनेस के अंदर होती है। देखो जैसे अपन लोग परचेस करते हैं, सेल करते हैं, अब हम सेल करेंगे तो हमारे बिजनेस में डेटर आते हैं, तो डेटर टर्नओवर। जब हम परचेस करते हैं बिजनेस में हमारे क्रेडिटर आते हैं, तो क्रेडिटर टर्नओवर। स्टॉक मेंटेन किया जाता है, ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, आगे समझ में, तो स्टॉक टर्नओवर। क्लियर, उसके बाद इसमें लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी। वर्ड समझ में आता है प्रॉफिटेबिलिटी, तो ये नॉलेज देता है बिजनेस के प्रॉफिट के लिए। जैसे कि अपन लोगों ने पढ़ा है ट्रेडिंग अकाउंट होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से अपने को ये तो पता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फाइंड आउट होता है। ऐसे अपन लोग पी एंड एल पढ़ते हैं तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये हमें प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन नॉलेज देता है। कौन, रेशियो। हम निकालते हैं ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना प्रॉफिट परसेंटेज में अर्न किया, आगे ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंटेज में अर्न किया। एक होता है अपन लोगों ने वर्ड पढ़ा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आगे का आंसर क्या होता है, अपने को पता है कि इसका फॉर्मूला जैसे अपन ने 11th क्लास में पढ़ रखा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जिस माल को आप बेच रहे हो, जिस गुड्स को आप बेच रहे हो, उसकी कॉस्ट क्या, उसकी लागत क्या, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आ रही कहानी समझ में। तो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर अपन लोग पढ़ेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये हेल्प करता है कंपैरिजन में। और ये ट्रेंड एनालिसिस, अब ट्रेंड एनालिसिस जब अपन ने कॉमन साइज बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट ये कराया था जब, तब वहां पे ट्रेंड एनालिसिस समझाया था कि एक ईयर को बेस माना जाता है और उससे अपन कंपैरिजन कराते हैं। ठीक है, ट्रेंड चेक करना पड़ता है, इंक्रीज ट्रेंड हो रही है, डिक्रीज ट्रेंड दोनों होती है, एक इंक्रीज ट्रेंड होती है, एक डिक्रीज ट्रेंड होती है। ठीक है, कंपैरिजन देखो जैसे अपन ने आज कोई बेस माना है, अच्छा अपन ऐसे बात करते हैं जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में कि हमारी पहले बिजनेस में हम लोग इतना प्रॉफिट अर्न करते थे, हम इतनी सेल करते थे, है ना। तो फिर जब अपन किसी और को बताते हैं यार हमारी ना 2 साल में हमारी सेल बढ़ गई, तो बढ़ गई कैसे पता चली ना। लेकिन ये तो आपने नॉर्मल लैंग्वेज में बोल दिया कि पहले हमने मान के चलते साल में 1 करोड़ की सेल करते थे, अभी हम 2 करोड़ की करते हैं, या मान के चलो 2.5। तो एक ईयर को बेस माना,
उससे कंपैरिजन करते हैं कि सेल कितनी कितनी बढ़ रही है या घट रही है, तो उसे कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस। और ये सेल से रिलेटेड नहीं होता, सब चीज से अपन लोग एनालिसिस कर सकते हैं। स्टॉक के लिए कर सकते हैं, करंट एसेट्स के लिए कर सकते हैं, करंट लायबिलिटीज के लिए कर सकते हैं, लोन्स के लिए कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस। क्लियर, आ रही बात समझ में? चलिए, उसके बाद ये कहता है अब इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। हिस्टोरिकल डाटा, अब एक्चुअली क्या होता है हिस्टोरिकल डाटा, मतलब जो रेशियो डिपेंड होता है ना वो पास्ट फिगर्स को लेके काम करता है, पास्ट के डाटा को लेके काम करता है। फ्यूचर प्रेडिक्शन हम इससे नहीं कर सकते, फ्यूचर की प्रेडिक्शन हम इससे नहीं कर सकते, इसकी लिमिटेशन मतलब होता है कमियां। तो इसका मतलब हिस्टोरिकल डाटा मतलब समझ गए, पास्ट की फिगर्स होंगी उससे रिलेटेड तो ये दे देगा, लेकिन ये फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हम इससे। ठीक है, बात आ गई समझ में? इसलिए कहते हैं स्टोरी। इग्नोर करता है क्वालिटेटिव फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो क्वालिटी वाले होते हैं, वो ये इग्नोर कर देता है। इन्फ्लेशन इफेक्ट होता है, इन्फ्लेशन मतलब होता है जो फिगर्स में चेंजेस होते हैं ना, अमाउंट में चेंजेस होता है, जैसे अब कोई डॉलर में या किसी चीज में अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस होता है, तो ये इग्नोर कर देता है उसको। विंडो ड्रेसिंग होता है, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कोई चीज गलत तरीके से दिखा दी गई, विंडो ड्रेसिंग। विंडो यानी खिड़की, ड्रेसिंग मतलब उस पर ड्रेसिंग कर दी गई, अंदर क्या चल रहा है पता नहीं, तो कुछ गलत गलत फिगर्स दिखा दी, उसे अपन बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, आ रही कहानी समझ में? विंडो ड्रेसिंग कहते हैं गलत फिगर्स दिखा दी जाती हैं, गलत फिगर से अगर रेशियो एनालिसिस करेंगे तो वो ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली गलत आएगा। ठीक है, और ये इंडस्ट्री डिफरेंस, ऑब्वियसली बात है, रेशियो जो है ना इसको भी लिमिटेशन की कमी है, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है ना उसमें जो डिफरेंसेस वो इनको कैलकुलेट नहीं कर पाता रेशियो। आ रही कहानी समझ? तो ये कुछ इसकी डेफिनेशन के बारे में बताया, ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स है और कुछ इसके लिमिटेशंस है। आयो कि ये आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अब बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो की। इसमें अपन रेशियो चार पढ़ेंगे, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो के अंदर अपन दो रेशियो पढ़ने वाले, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। ठीक है, लिक्विडिटी का मतलब होता है लिक्विड से रिलेटेड जो रेशियो रहेंगे, जैसे अपन ने करंट एसेट पढ़ा है, करंट लायबिलिटी पढ़ी है, उससे रिलेटेड अपन इसको पढ़ेंगे करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो को। उसके बाद आता है सॉल्वेंसी, जिसमें अपन डेट इक्विटी रेशियो पढ़ने वाले हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ये अपन पढ़ेंगे सॉल्वेंसी के अंदर। फिर आता है एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी में जिसमें अपन इन्वेंटरी टर्नओवर पढ़ेंगे, ट्रेड रिसीवेबल पढ़ेंगे, ट्रेड पेबल पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। और इसमें क्या होता है, इसमें अपन बताएंगे और भी फॉर्मूले वो आपसे पूछ सकता है टर्नओवर में। ठीक है, वो अपन बनाना बता देंगे किस तरीके से रेशियोज बनते हैं उसमें। फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में पढ़ेंगे अपन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या उसको अपन बोल सकते हैं आरओआई शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ये अपन क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो में ये चारों पढ़ने वाले हैं, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी। आ रही बात समझ में? तो अपन जो आज इस टॉपिक को स्टार्ट करें, सबसे पहले वो करेंगे अपन लिक्विडिटी रेशियो। क्लियर है? लिक्विडिटी रेशियो पहले देखो, लिक्विडिटी के बारे में समझते हैं। जो रेशियो अपन कैलकुलेट करेंगे ना वो लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं, यानी विद इन 12 मंथ में वो लिक्विडिटी में या तो पैसा मिलेगा या हम पे करेंगे, जिसके अंदर दो चीज आती हैं, एक आता है करंट एसेट्स और एक आती है करंट लायबिलिटी। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर अपन को इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले अपन फॉर्मूला पढ़ेंगे करंट रेशियो, ढंग से समझना है इसको, करंट रेशियो। करंट रेशियो का दूसरा नाम कई बार पूछा जाता है, तो पूछा जाता है जी वर्किंग कैपिटल रेशियो। अच्छा, वर्किंग कैपिटल की अगर अपन बात करें तो जब अपन ने कैश फ्लो समझाया था, देखो अकाउंटेंसी में कहीं ना कहीं पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं। वर्किंग कैपिटल अपन ने समझाया था तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी ली थी। जब अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चेंज इन वर्किंग कैपिटल का अपन करते थे, यानी वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करा था जब अपन ने, तो जैसे करंट एसेट इंक्रीज होती थी तो अपन लेस करते थे और करंट एसेट डिक्रीज होती तो ऐड करते थे। करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज करते, तो डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज कराए ना अपन ने कैश फ्लो में। तो अच्छा, वहीं की बात कर लेते हैं, करंट रेशियो, इसको अपन वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मूला एक बार आप देखो, इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, इसका फॉर्मूला है। और अच्छा एक बात समझना, ये जो लिक्विडिटी जो रेशियो अपन पढ़ रहे हैं ना, इसके आंसर जो होते हैं वो रेशियो फॉर्म में आते हैं, रेशियो फॉर्म में। ठीक है, तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इसका फॉर्मूला है, और इसका जो आइडल रेशियो है ना वो 2:1 है। अब आप पूछोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय आइडल रेशियो, या आपने 2:1 क्यों लिखा है, तो उसको जरा समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए बात होती है कि अगर आपके पास करंट एसेट 2 हैं तो करंट लायबिलिटी कम से कम 1 होनी चाहिए। ये इनका है आइडल रेशियो, कहते हैं एक अच्छा रेशियो इसको मेंटेन करती है कोई भी, तो एक अच्छा रेशियो माना जाता है। जैसे अगर आपके पास 2 लाख की करंट एसेट है तो आपके पास 1 लाख की करंट लायबिलिटी होनी चाहिए, ऐसे इसको अपन बोलते हैं आइडल रेशियो। ठीक है, बात समझ में? क्वेश्चन है उसमें जिस तरीके से भी आंसर आएगा वही मानने होगा। ये तो बस आइडल रेशियो के लिए अगर पूछा जाता है 1 नंबर में क्वेश्चन, एक करंट रेशियो का आइडल रेशियो क्या है, तो 2:1 होता है आइडल रेशियो। अगर करंट एसेट 2 है तो करंट लायबिलिटी 1 होनी चाहिए। ठीक है, इसे आइडल रेशियो होता है। अच्छा रेशियो होता है ना कि आप एक अच्छा रेशियो बताओ, तो वही होता है।
कि बिजनेस में कितनी करंट एसेट्स हो, कितनी करंट लायबिलिटी होनी चाहिए, तो वे करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला होता है। क्लियर है? अच्छा, अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा करंट एसेट्स के बारे में। तो देखो करंट एसेट्स अपन लोगों ने ऑलरेडी जब अपन बैलेंस शीट पढ़ा रहे थे तो अपन ने बताया था करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। तो एक बार यहां पे भी आप देख लो, कैश आता है, बैंक आता है, ठीक है, स्टॉक आता है, बीआर आता है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग इनकम आती है, आउटस्टैंडिंग इनकम बोल दो या एक्रूड इनकम बोल दो, एक्रूड इनकम आती है, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, ईटीसी लगा देते हैं। यानी कि ये होती है करंट एसेट्स, कैश, बैंक, स्टॉक, बीआर, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है, जो अपनी करंट एसेट्स में आती हैं। एक अपन बात कर लेते हैं जी करंट लायबिलिटी के बारे में। तो करंट लायबिलिटीज भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे पहले जब अपन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाया था, ठीक है। अच्छा, करंट एसेट अपन ने बताया था वो असेट जिसका पैसा विद इन 12 मंथ में अपन को रिसीव्ड होता है, विद इन 12 मंथ में, वो कहते हैं करंट एसेट। बात समझ आ रही? करंट एसेट का मतलब अगर पूछो विद इन 12 मंथ में जिसका पैसा रिसीव, करंट लायबिलिटी का भी सेम है, करंट लायबिलिटी जिसका पैसा उनको विद इन 12 मंथ में क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, इज करंट लायबिलिटी। आ रही कहानी सर? तो देखो बैलेंस शीट भी रिकॉल होती जा रही है और ये अपन का रेशियो तो अपन कर ही रहे। करंट लायबिलिटी के अंदर जैसे अगर अपन बात करें क्रेडिटर, ठीक है, डेटर, सॉरी डेटर अपने हो गए करंट एसेट, तो यहां पे डेटर लिखे नहीं है, डेटर भी आ जाएंगे, लिख देते हैं इसमें, ठीक है, क्रेडिटर, बीपी, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। यानी कि क्रेडिटर के बारे में अपन ने बताया था, बिल्स पेबल के बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब अपन पढ़ा रहे थे कि क्रेडिटर होता है, बीपी होता है, आउटस्टैंडिंग। अच्छा, अपन ने एक चीज पढ़ी थी, बैंक ओवरड्राफ्ट, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? बैंक ओवरड्राफ्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जब हम समझा रहे थे तो वहां पे एक बात लिखी हुई थी कि बैंक ओवरड्राफ्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं आता है। बात समझ आई? तो ये अपन ने पढ़े थे, ये अपनी होती है करंट लायबिलिटी। क्लियर? आ रही है कहानी समझ में? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? तो ये करंट एसेट्स हो गई, ये ईटीसी, ऐसा नहीं है कि ये 3-4 ही होती हैं, पूरी लिस्ट है। क्लियर है? जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो और आते जाएंगे, अपन करते चलेंगे, ठीक है। तो ये करंट एसेट्स हो गई, ये करंट लायबिलिटी हो गई, इसका फॉर्मूला ये होता है, और ये आइडल रेशियो का, इसका 2:1। यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला और होता है जिसका नाम होता है लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो। इसका दूसरा नाम होता है क्विक, क्विक रेशियो, और इसको तीसरा बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशियो। 3 नाम होते हैं इसके, ठीक है, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है। लिक्विड मतलब जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक बात समझने की कोशिश करना, पहले इसके फॉर्मूले को देखो, तब आपको ये और भी अच्छे समझ में आएगा। करंट एसेट्स में से माइनस करते हैं स्टॉक, और स्टॉक का दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री, तो ये सब अपने को पता होना चाहिए। डेटर का नाम होता है ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिटर का ट्रेड पेबल्स, ठीक है। करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस अपन लेस कराते हैं और अपॉन करंट लायबिलिटी रखते हैं, तो ये अपना फॉर्मूला होता है लिक्विड रेशियो का, ठीक है। अच्छा, इसके आइडल रेशियो की बात कर लेते हैं। जैसे यहां पे आइडल रेशियो था 2:1, तो यहां पे आइडल रेशियो इसका 1:1। अच्छा रेशियो ये माना जाता है कि अगर आपके पास लिक्विड एसेट 1 है तो आपके पास करंट लायबिलिटी भी 1 होनी चाहिए। अच्छा, इसको अपन क्या और बोल सकते हैं, इसको और सुन लो आप। ये करंट एसेट प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी स्टॉक लेस होता है, इसको अपन लिक्विड एसेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अपन ये भी बोल सकते हैं लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका आइडल रेशियो होता है 1:1, ठीक। अच्छा, अब क्वेश्चन इस बात का है कि सर देखो रेशियो से समझना, लिक्विड क्विक, ठीक है। करंट एसेट्स में से स्टॉक, स्टॉक क्या है, तुरंत जल्दी से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि स्टॉक एक बार खरीद लिया तो वो तो जब तक बिकेगा तभी कैश आएगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए स्टॉक को लेस करते हैं। और प्रीपेड एक्सपेंसेस को इसलिए लेस करते हैं क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑलरेडी अपन पेड कर चुके होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस एडवांस, इसीलिए हमारी एसेट होती है करंट एसेट। देखो इसमें लिखा हुआ है अपन ने प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लियर है? कोई परेशानी इसमें? तो इसीलिए अपन इसको बोलते हैं करंट एसेट्स में से अपन एक तो स्टॉक लेस करते हैं, एक प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये 2 चीज अपन को लेस करनी पड़ती है, इसको अपन लिक्विड एसेट भी कहते हैं, ठीक है। और अपॉन करंट लायबिलिटी इसका आइडल रेशियो होता है 1:1। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, वो अब अगले रेशियो में से था लेकिन उसका आइडल रेशियो पूछा था, डेट इक्विटी रेशियो का।
ठीक है, तो यहां पे जैसे इसलिए आपको आइडल रेशियो भी ध्यान रखना है, इसका आइडल रेशियो होता है 2:1 और इसका आइडल रेशियो होता है 1:1। रेशियोज में इसके आंसर आते हैं। क्लियर, आ रही बात समझे? अच्छा, एक चीज और समझना, वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल, रेशियो की बात नहीं कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं। ये रेशियो है, ये वर्किंग कैपिटल है, डिफरेंस है दोनों में। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये होता है इसका फॉर्मूला। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये होता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। आ रही बात समझे? ठीक है, ये करंट, ये वर्किंग कैपिटल रेशियो है, ये वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट, और वर्किंग कैपिटल का मतलब है जो बिजनेस में हमारी कैपिटल रन करती है ना, वर्किंग में वर्क, उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। अब देखो, करंट एसेट होती है जहां से अपन को पैसा लेना होता है, करंट एसेट लायबिलिटी होती है जहां पे हमें पैसा देना होता है। परचेस करी, उधार परचेस करी, फिर वो बेची, सेल करी, डेटर हुए, मान के चलो क्रेडिट सेल करी है, फिर डेटर से पैसा आएगा, जब डेटर से पैसा आएगा फिर क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, कुछ एक्सपेंसेस होंगे, इस तरीके से एक चक्कर चलता रहता है, उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। कि हमारे बिजनेस में इतनी कैपिटल हमेशा रन करती रहती है, वर्क करती रहती है, वर्किंग कैपिटल। बिजनेस को चलाने के लिए जितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं, जितनी कैपिटल की उसे वर्किंग कैपिटल का। करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी लेस कराते तो वर्किंग कैपिटल आती है। क्लियर, बात समझ आ रही है? तो ये करंट, यानी कि लिक्विडिटी के अंदर अपन को दो पढ़ने, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। इसका आइडल रेशियो बता दिया, ये बता दिया। अच्छा, करंट एसेट क्या होती है? ये सारी चीज ऑलरेडी आप लोग 11th में पढ़ के आए होंगे, बहुत सारे शब्द इसके से रिलेटेड। ऐसी करंट लायबिलिटी का है जैसे क्रेडिटर, बीपी, आउटस्टैंडिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, और भी होते हैं। क्लियर है? अच्छा, जैसे डेटर होता है ना, डेटर, तो जैसे हम सेल तो करी नहीं और डेटर ने हमको एडवांस में पैसा दे रखा है, तो वो भी हमारी लायबिलिटी है। एडवांस अमाउंट रिसीव्ड, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, तो वो भी हमारी करंट लायबिलिटी कहलाती है, क्योंकि हमने माल तो बेचा नहीं है और उसने हमें पैसा एडवांस दे रखा है। आ गई कहानी समझ में? कोई दिक्कत है? अच्छा, अपन ने कोई इनकम एडवांस में रिसीव कर ली, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो क्या है सर? करंट लायबिलिटी। आ गई कहानी समझ में? तो इसीलिए एक्सेट्रा लगाए हुए, चार ही नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। क्लियर? आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं, और लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो। क्विक और एसिड और लिक्विड क्यों नाम दिया गया? क्योंकि स्टॉक और प्रीपेड इसलिए माइनस करने पड़ते हैं क्योंकि तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते। क्लियर, बात समझ आ रही है? इसका आइडल रेशियो होता है 1:1। फिर आता है तीसरे नंबर पे लिखा हमने वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्लियर, आई होप कि ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। आज इस लेक्चर में अपन ने इतना ही ले रहे थे, जिसके अंदर अपन ने डेफिनेशन पढ़ाई, ठीक है, अपन ने लिमिटेशंस पढ़ाई, ऑब्जेक्ट्स पढ़ाए, और फिर बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो क्या क्या अपन पढ़ने वाले, चार बताए थे, चारों में कौन कौन से अपन रेशियो पढ़ने वाले हैं। पहला रेशियो लिया अपन ने लिक्विड रेशियो, जिसके अंदर अपन को दो पढ़ने थे, लेकिन अपन ने वर्किंग कैपिटल का भी बता दिया, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करंट रेशियो के क्वेश्चंस लेंगे और करंट रेशियो खत्म, मतलब लिक्विड रेशियो के क्वेश्चंस लेंगे और लिक्विड रेशियो खत्म हो जाएगा। ठीक है, सारे वैरायटी के क्वेश्चन लेंगे एक ही लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो आप एक बार इसका रिवीजन करें, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो हम मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।